आज एक फोन निशा के नंबर पर आता है और जैसे ही नंबर पर वो फोन आता है तो उधर से एक महिला जिसका नाम राखी होता है वो कहती है, हेलो तुम निशा बोल रही हो क्या? तो वो कहती है कि जी हाँ मैं निशा बोल रही हूँ, लेकिन आप कौन बोल रही हैं? तो वो कहती है कि इसी सोसाइटी के ऊपर वाली 307 नंबर कमरे से मैं राखी बोल रही हूँ, कुछ याद है तुम्हें? तो कहती है कि नहीं, मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ, कौन राखी, मैंने आपको पहचाना नहीं। तो कहती है कि तुम दीपक को तो जानती ही होगी। पहले तो वो मना करती है कि मैं दीपक को नहीं जानती हूँ, लेकिन फिर बाद में वो कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, बताइए क्या बात है। तो कहती है कि तुम्हारे और दीपक के बारे में मुझे एक एक जानकारी पता चल चुकी है, और अगर ज़्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश करोगी तो वो पूरी वीडियो, वो पूरी फोटो ऐसे जगह अपलोड करूंगी कि तुम मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाओ। अब इतना सुनना था। राखी की इन बातों से निशा कुछ इस कदर डर जाती है कि वो सोच समझ नहीं पाती है कि अब मुझे करना क्या चाहिए। और उधर राखी उसे गालियों पर गालियां दिए जा रही थी और गुस्से पर गुस्सा दिखाई जा रही थी, और कहती है कि अगर तुम तुरंत दीपक के कमरे में यानी 307 नंबर फ्लैट में नहीं आओगी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, और ये फोटो और वीडियो देखकर तुम बताओ कि आखिर तुमने ऐसा किया कैसे, कैसे तुमने ऐसा संबंध उससे बनाया। और ये सुनते ही निशा उस फ्लैट की तरफ भागे चली जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और जुर्म के वर्चस्व की कहानी में आज की कहानी ऐसी है, सोसाइटी का प्यार, जिसका नाम ही है कि सोसाइटी का प्यार कैसे पहुंचा पॉर्न साइट तक। ये पूरी कहानी सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो देर न करते हुए दोस्तों आज की कहानी हम शुरू करें, उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों सीधे हम कहानी पर आते हैं। दरअसल ये कहानी शुरू होती है मुंबई के एक फ्लैट। आज एक नवयुवक जोड़ा जिसकी पत्नी का नाम राखी होता है और पति का नाम दीपक होता है, दोनों एक दूसरे से बड़े ही धूमधाम के साथ शादी करते हैं और शादी के बाद अपने घर पर कुछ दिनों तक रहते हैं, और घर पर रहने के बाद एक फैसला लेते हैं कि क्यों ना हम माया नगरी मुंबई में चलें, और वहाँ जो मजा है वो इन गाँव में कहाँ मजा आ रहा है। लेकिन दीपक के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, वो अच्छा खासा व्यापारी था और वो कहीं भी सेटल हो सकता था, क्योंकि उसे पैसों की किसी भी तरीके से एक भी रुपए की कमी नहीं होती है। दीपक अपनी पत्नी राखी से कहता है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हम यहाँ रह रहे हैं वैसे वहाँ रहेंगे। अब एक फ्लैट खोजा जाता है, फ्लैट खोजने के बाद उसमें शिफ्ट हो जाया जाता है, और फ्लैट नवी मुंबई में होता है और उस फ्लैट का नंबर होता है 307। अब इस 307 नंबर वाले फ्लैट में वो रहना शुरू कर देता है अपनी पत्नी के साथ। अब देखते ही देखते उम्र बढ़ती जाती है, इधर पत्नी भी खूबसूरत और नौजवान हसीन होती है, और दोनों का प्यार इस कदर जमा होने लगता है कि पता नहीं चलता है कि कब दीपक 47 साल का हो जाता है। कि उसी दौरान एक दिन वो अपने पत्नी के साथ मार्केट जा रहा होता है कि तभी उसकी नज़र इसी कॉलोनी में रहने वाली एक निशा नाम की महिला के ऊपर पड़ता है। महिला की उम्र देखने में 35 से 40 वर्षों के बीच रही होगी, और जिसका नाम निशा होता है। वो देखने सुनने में इतनी हसीन, इतनी खूबसूरत और इतनी नौजवान लगती है कि जिसे देखने के बाद शायद कोई भी उसे के ऊपर फिदा हो जाता। और यही नज़र जब एक बार दीपक की उस निशा के ऊपर पड़ती है तो मानो ये दीपक उस निशा रूपी अंधकार में किसी तरीके से अपना प्रकाश फैलाने के लिए व्याकुल हो चुका होता है। वो सोचता है कि किसी प्रकार से बस एक बार निशा से मेरी मुलाकात हो जाती है, और वो दिन भी एक दिन सामने ही आ जाता है कि नीचे सुबह सुबह दूध खरीदने के लिए ऊपर से उतर कर दीपक जा रहा होता है, और उसी दौरान निशा अपनी बच्चे को छोड़ करके उसी जगह पर आती है कि तभी अचानक से दीपक उसे रोकता है और कहता है, कैसी हैं आप देखने में बहुत खूबसूरत हैं, आपको देखने के बाद दूसरा कुछ देखने का मन ही नहीं करता है। आप इतनी खूबसूरत और हसीन हैं कि शायद आपके आगे चांद भी फीका पड़ जाए, और इतनी तारीफ सुनना ही था
कि निशा के खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और दोनों, निशा फ्लैट में आ रही होती है लेकिन वापस घूम के दीपक के साथ जाती है और दोनों उस दुकान पर पहुंचते हैं। फिर वहां से दीपक दूध का पैकेट खरीदता है तो निशा के लिए भी वो दूध का पैकेट खरीद देता है और दोनों की दोस्ती यहीं से शुरू हो जाती है। अब दोनों दूध का पैकेट लेते हैं और उसी लिफ्ट से ऊपर चलाए जाते हैं और तीसरी मंजिल पर निशा उतर जाती है, जबकि छठी मंजिल पर दीपक का फ्लैट रहता है। अब दोनों एक दूसरे के कमरे में चले जाते हैं। इसी दौरान दोनों ने एक दूसरे से नंबर का आदान प्रदान कर लिया होता है कि तभी इन दोनों के बीच में वार्तालाप शुरू हो जाता है और वार्तालाप धीरे धीरे इतना आगे बढ़ चुका होता है कि एक दिन न चाहते हुए वो दीपक, जो उस निशा रूपी रात के अंदर अपने दीपक को जलाने के लिए पागल हुआ बैठा था, वो कहता है कि निशा, मैं तुमसे बाहर कहीं कॉफी पे मिलना चाहता हूँ। वो कहती है कि देखिए, मेरे पति बहुत स्ट्रिक्ट हैं और मैं इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहती हूँ, प्लीज़ बात समझिए, आप मेरे अच्छे दोस्त हैं, मैं आपके साथ अच्छी तरीके से दोस्ती करना चाहती हूँ, लेकिन मैं कभी नहीं चाहती हूँ कि मेरे आपके बीच कुछ ऐसा संबंध बने, कुछ इस तरीके की बातें हों जो बाद में हम दोनों की लाइफ के लिए बिल्कुल दिक्कत भरी साबित ना हो जाए। और ये बात जैसे ही दीपक सुनता है तो उसे समझाते हुए कहता है, अरे मैं तो सिर्फ आपके साथ चाय पीना चाहता हूँ, कॉफ़ी पीना चाहता हूँ, ऐसा तो नहीं है कि मैं उस दौरान आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती करना चाहता हूँ, एक बार आप मिल के तो देखिए। बहुत सोचने के बाद एक दिन निशा रिप्लाई करती है और कहती है कि ठीक है, मैं चलूंगी आपके साथ, चलना कहाँ है। अब दोनों के बीच एक बात तय हो जाती है और वो तय ये होती है, फ्लैट से एक रेस्टोरेंट में दोनों मिलने का फैसला लेते हैं। उस फ्लैट से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर निशा खड़ी रहती है और दीपक इधर से आज पूरी तैयारी के साथ अपनी 4 व्हीलर निकालता है और निशा को लेकर चला जाता है। अब ये दोनों उस रेस्टोरेंट में जाते हैं। ये घटना तकरीबन 2017 के आसपास की है, मैं आपको बता रहा हूँ। और दोनों जब एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करना शुरू करते हैं और ये बातचीत आज सिर्फ बातचीत तक नहीं रह जाती है। आज दीपक ने न चाहते हुए निशा को प्रपोज कर दिया और निशा भी कायल थी दीपक की। वो सोचती थी इतना पैसे वाला आदमी मिलेगा तो मिलेगा कहाँ। अब वो नहीं मानता है, अब वो भी अपने आप को रोक नहीं पाती है और आखिरकार न चाहते हुए वो भी इसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। अब दोनों यूँ समझ लिए कि दो जिस्म एक जान बनने के लिए बिल्कुल बेकरार हो चुके होते हैं और उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के प्यासे हो चुके होते हैं। लेकिन उसी दौरान एक जो घटना घटती है चौंकाने वाली, अपने बच्चों के साथ दीपक की पत्नी यानी राखी मायके चली जाती है और अकेले फ्लैट पर अगर कोई बसता है तो वो सिर्फ और सिर्फ दीपक बसता है और दीपक के लिए इससे अच्छा मौका तो हो ही नहीं सकता था। अब जैसे ही निशा का पति काम करने के लिए घर से निकला तो दीपक ने उसे बताया कि तुम मेरे फ्लैट पर आ जाओ। अब दोनों एक दूसरे के साथ मुलाकात शुरू करते हैं। उसे भुला पाना शायद मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। और देखते ही देखते ये चीज़ 2017 से 2024 तक चलती है। इन सालों के बीच न जाने कितनी बार निशा के साथ दीपक ने संबंध बनाए, जिसका शब्दों में बयां करना मुश्किल है। और कुछ इस तरीके से बने कि जहां पर प्राकृतिक अप्राकृतिक हद को पार कर दिया गया और सिर्फ अपने सुखों को इनके बीच देखा जा रहा था। तभी अचानक से 14 जुलाई 2024 को एक वीडियो जो निशा के पति के साथ निशा सोती थी, यानी निशा अपने पति के साथ सोती थी, उसकी एक वीडियो क्लिप दीपक की पत्नी यानी राखी के हाथ लग जाती है। अब वो इसी मौके की तलाश में थी और वो दीपक की मोबाइल लेती है, उसमें से ये वीडियो अपने मोबाइल में ट्रांसफ़र करती है और ये सब जब देखती है वो बौखला जाती है। और बौखलाने के बाद जब वो फ़ोन करती है, उसे पूरा भला सुनाती है और उसे अपने फ्लैट पर बुलाकर ये पूरी वीडियो दिखाती है और बार बार उससे यही बात पूछने की कोशिश करती है कि अगर तुम दीपक को जानती नहीं हो, तुम्हारा उसके साथ कोई संबंध नहीं है, तो उसके मोबाइल में तुम्हारा और तुम्हारे पति का प्राइवेट वीडियो कैसे आया, प्राइवेट फोटोग्राफ्स कैसे आए।
अब ये सब सुन के वो निशा अपनी नजरें नहीं उठा पाती हैं और बार बार माफी मांगती हैं। वो बार बार कहती है कि ये वीडियो डिलीट कर दीजिए, लेकिन वो रुकती नहीं है और वो गुस्से में तमतमाई हुई महिला देर न करते हुए इस वीडियो को वायरल करने की धमकी देने लगती है और यहाँ तक कहती है कि तुम अगर सच नहीं बोलोगी कि इस वीडियो को मैं पॉर्न साइट पर डाल दूंगी। अब इसके बाद निशा के पास कोई चारा नहीं बचता है और वो रोते बिलखते उस फ्लैट से अपने फ्लैट में आती है। वो बिल्कुल परेशान हो चुकी होती है, दीपक को फोन करती है तो अब दीपक ने भी फोन उठाना बंद कर दिया था। अब उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि तभी उसी शाम को उसके एक रिश्तेदार के पास ये प्राइवेट फोटो चला जाता है और वो उसे ब्लैकमेल करने की राखी कोशिश करने लगती है। अब निशा के पास कोई चारा नहीं बचता है तो वो तुरंत आनन फानन में नजदीकी पुलिस स्टेशन जाती है और आईटी एक्ट के तहत राखी और दीपक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देती है। दोस्तों, मुकदमा दर्ज कराने के बाद अधिकारियों ने जब ये पूरी बात सुनी तो उनके पैरों तले तो मानो जमीन ही खिसक गया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सोसाइटी में हुआ प्यार पॉर्न साइट तक जा सकता है। और इस तरीके की खौफनाक घटना जब सामने आती है और जांच पड़ताल शुरू होती है तो दीपक अपनी पत्नी के साथ उस फ्लैट को बेच के फरार चल रहा है। बाकी खोजबीन जारी है और आईटी एक्ट के तहत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जैसे ही इस मामले में और कुछ जानकारी मिलती है हम आपके साथ साझा जरूर करेंगे। तो अगर दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।